I am Dr. Elahi Baksh, working as a chest specialist in Sheikh Zayed Hospital, कोयटा। आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ कि गोल्ड गाइडलाइन 2024 में क्या तब्दीलियाँ आई हैं मैनेजमेंट में या कोई नई एडिशन हुई है, वो भी आपको बताता हूँ। इट्स न्यू टर्म प्री COPD। इट्स मीन दैट कि ये किसी भी ग्रुप में सस्पेक्टेड हो सकते हैं। प्री COPD और COPD में डिफरेंस ये है कि जो प्री COPD में रिस्पिरेटरी सिम्टम्स भी डेवलप होती हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज़ भी डेवलप होती हैं सेम लाइक COPD। लेकिन डिफरेंस ये है कि इसमें जो नॉर्मल COPD में हम जब स्पायरोमेट्री करते हैं तो COPD एक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ है, तो उसमें एयरवेज इम्पेयरमेंट ऑब्स्ट्रक्टिव इम्पेयरमेंट आती है। लेकिन इस प्री COPD में एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती स्पायरोमेट्री में। तो डिफरेंस ये हुआ कि रिस्पिरेटरी सिम्टम तो सेम लाइक COPD होती हैं, लेकिन इसमें स्पायरोमेट्री फाइंडिंग जो होती हैं एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन वो नहीं होती। तो ये प्री COPD। लास्ट ईयर ये एक न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, प्रिज्म नाम से जाहिर है प्रिजर्व्ड रेशो एंड इम्पेयर्ड स्पायरोमेट्री। नॉर्मली COPD एक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ है जिसमें रेशो जो होता है FEV1 FVC रेशो रिड्यूस होता है और इसमें FEV1 भी रिड्यूस होता है। लेकिन प्रिज्म में ये होता है कि इसमें रेशो प्रिजर्व्ड है और FEV1 जो है इम्पेयर्ड है। FEV1 और FVC रेशो मोर देन 0.7 होता है और FEV1 रिड्यूस होती है लेस देन 80%। प्रिज्म किन डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड है? प्रिज्म मोस्टली स्मोकर पेशेंट में होता है, करंट स्मोकर हो या एक स्मोकर हो। प्रिज्म डेवलप होता है हाई BMI या लो BMI बॉडी मास इंडेक्स पेशेंट में। फीमेल जेंडर इसमें प्रीडिस्पोज होते हैं। ओबीज पेशेंट में भी प्रिज्म डेवलप होता है और मल्टी मॉर्बिड पेशेंट में भी डेवलप होता है। प्रिज्म एक रिस्क फैक्टर है क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ डेवलप करता है और पेशेंट डिजीज़ कंडीशन में होता है और ये हॉस्पिटलाइज हो सकता है पेशेंट। वक्त गुजरने के साथ साथ फ्यूचर में ज़रूरी नहीं है कि प्री COPD या प्रिज्म पेशेंट जो है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप करे, लेकिन ये लाजमी है कि ये आगे जाकर COPD का पेशेंट ज़रूर हो सकता है। सस्पेक्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ COPD एटोलॉजीज़ बताई गई हैं। इसमें क्लासिफिकेशन इस तरह की गई है कि COPD इंडिकेट जेनेरिक नेम ऑफ सस्पेक्टेड एटोलॉजीज़ लाइक जेनेटिकली डिटरमिन COPD को COPD G कहा गया और इस तरह एबनॉर्मल लंग डेवलपमेंट COPD D, सिगरेट स्मोकिंग के लिए COPD C और बायोमास और पोल्यूशन एक्सपोजर COPD P और COPD विद इन्फेक्शन जो है COPD I और COPD कंबाइन विद अस्थमा COPD A, अननोन काज के लिए COPD U। COPD असेसमेंट के 5 टेस्ट होते हैं। उसमें जो है सिम्टम असेसमेंट, उसमें एयर फ्लो लिमिटेशन असेसमेंट होती है। इसमें एक्सरबेशन असेसमेंट, कोमॉर्बिड असेसमेंट, फिनो असेसमेंट। सबसे पहले जो हम सिम्टम असेसमेंट करते हैं उसके लिए पहले 2 टेस्ट हैं जिसमें केटो स्कोरिंग COPD असेसमेंट टेस्ट। इसमें 10 पॉइंट होते हैं जो पेशेंट से पूछे जाते हैं। कफ है, स्पूटम है, लिमिटेशंस हैं और नाइट स्लीप है और 0 to 5 पॉइंट्स होते हैं। इसमें मार्किंग काउंट की जाती है मोर देन 10 और लेस देन 10 जो COPD की सीवियरिटी को शो करती है। COPD असेसमेंट सेकंड टेस्ट मॉडिफाइड मेडिकल रिसर्च काउंसिल, ये 0 to 4 पॉइंट पर मुश्तमिल है। ग्रेड 0 जो है इसका जब पेशेंट एक्सरसाइज करे तो उसमें शार्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है। ग्रेड 1 में पेशेंट जो है वॉक करते हुए थोड़ा तेज़ी से चले तो शार्ट ऑफ ब्रेथ होती है। ग्रेड 2 में पेशेंट वॉक करते हुए उसको रुकना पड़ जाता है
शॉर्ट ऑफ ब्रेथ की वजह से। ग्रेड 3 में वो पेशेंट 100 मीटर तक भी वॉक नहीं कर सकता और रुक जाता है। ग्रेड 4 में पेशेंट घर से ही नहीं निकल सकता, यानी डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकता। COPD सिम्टम असेसमेंट में जो सेकंड लेवल है वो है एयर फ्लो लिमिटेशन। उसमें हम गोल्ड क्राइटेरिया चेक करते हैं जो गोल्ड 1 टू गोल्ड 4 तक होता है। ये असल में FEV1 की प्रेडिक्शन परसेंट प्रेडिक्टिव वैल्यू होती है बेस्ड ऑन पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर। इसमें जो माइल्ड गोल्ड है वो है FEV1 मोर देन और इक्वल टू 80%। मॉडरेट में ये लेस देन 80 टू 50% प्रेडिक्टेड होता है, और सीवियर में लेस देन 50 टू 30% प्रेडिक्टिव वैल्यू होती है, और वेरी सीवियर में ये FEV1 लेस देन 50% प्रेडिक्टिव वैल्यू होती है। COPD की मैनेजमेंट जो है गोल्ड ABE असेसमेंट से करते हैं। इसमें सिंपली जो स्पायरोमेट्री, पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर, FEV1 और FVC रेशियो को चेक किया जाता है, जो एक्चुअली रिड्यूस्ड होता है 0.7, लेस देन 0.7 होता है। और उसके बाद जो एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन चेक की जाती है, उसमें गोल्ड क्राइटेरिया जो गोल्ड 1 टू 4 होता है, उसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर चेक किया जाता है। उसके बाद जो है हम इसकी COPD की लेवल एडवाइस करते हैं ऑन दी सिम्टम बेस्ड और हिस्ट्री ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन और एक्सेसरबेशन। तो जो सिम्टम बेस्ड क्लासिफिकेशन हुई हैं वो A और B हुई हैं। इसमें केट स्कोरिंग और MMRC स्केल, और दूसरा जो E सिंपली मीन एक्सेसरबेशन। E लेवल जो है COPD का, जो पिछले साल C और D था उसको ख़त्म करके E कर दिया गया है। जो पेशेंट से हम हिस्ट्री ऑफ इस साल के 12 महीने में अगर हिस्ट्री ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन हुई है, कितनी बार हुई है, और एक्सेसरबेशन हुई है तो कितनी बार हुई है, उस हिसाब से हम इसको ट्रीट करते हैं और इसके लेवल इस्टेब्लिश करते हैं। COPD की जो मैनेजमेंट है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, वो ग्रुप A, B और E की वो इन्हेलर यूज़ किए जाते हैं, इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर। उसमें जो ग्रुप A है जो कैटेगराइज किया गया है सिम्टम्स MMRC स्कोर 0 टू 1 और केट स्कोरिंग लेस देन 10। उसमें हम सिंगल ब्रोंकोडायलेटर यूज़ करते हैं, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट या लॉन्ग एक्टिंग मस्कुलिनिक एजेंट, लाबा या लामा, लेकिन इसमें लामा सुपीरियर है। और ग्रुप बी में, COPD ग्रुप बी में हम लाबा और लामा कंबाइन फॉर्म में देते हैं, दोनों लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट या मस्कुलिनिक एजेंट, क्योंकि ये सिम्टम्स में सीवियर कंडीशन में होता है। MMRC स्केल मोर देन 2 है, केट स्कोरिंग मोर देन 10 है, तो इसमें इसकी जो इम्प्रूवमेंट है वो कंबाइन लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट और लॉन्ग एक्टिंग मस्कुलिनिक एजेंट में है। और ग्रुप E की मैनेजमेंट जो है उसमें एक्सेसरबेशन में हम लाबा और लामा कंबाइन फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर फर्दर हम चेक करते हैं कि आखिर एक्सेसरबेशन हुई क्यों है, वो उसमें ब्लड इजोनोफिलिया है या कोई रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, या FEV1 लेस देन 50% है, या पेशेंट क्रोनिक स्मोकर रहा है, वो तो बिल्कुल COPD का मेन रिस्क फैक्टर है। तो नॉर्मली ICS रिस्पॉन्स नहीं होता COPD में, लेकिन ब्लड इजोनोफिलिया की वजह से अगर ब्लड इजोनोफिलिया मोर देन 300 है तो लाबा लामा ICS ट्रिपल थेरेपी में इन्हेलर हम देते हैं। सिंपली इफ़ जो एक्सेसरबेशन है वो ब्लड इजोनोफिलिया मोर देन 300 है तो उसके लिए हम ट्रिपल थेरेपी लाबा लामा ICS देते हैं। अगर जो उसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या FEV1 लेस देन 50% है, तो स्ट्रॉन्ग ब्रोंकोडायलेटर आता है हमारे पास, वो रोफ्लोमलास्ट, वो हम देते हैं पेशेंट को। और पेशेंट अगर फार्मर स्मोकर रहा है तो इसमें हम एंटीबायोटिक मैक्रोलाइड एजिथ्रोमाइसिन देते हैं। इसमें वैक्सीनेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है COPD मैनेजमेंट में।
उसमें ख़ास तौर पर स्टेबल COPD मैनेजमेंट में, जिसमें इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और न्यूमोकोकल वैक्सीन है। कुछ न्यू एडिशंस हुई हैं जिसमें Tdap वैक्सीनेशन है जो पर्टूसिस, डिप्थीरिया, टेटनस के लिए है, और एक न्यू एडिशन है जोस्टर वैक्सीन फॉर शिंगल्स, ये और कोविड वैक्सीन भी की जाती है COPD।